हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की एक्सरसाइज 11.2 त्रिविमीय ज्यामिति। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा रेखा का समीकरण, त्रिविम में या 3D में रेखा का समीकरण। और रेखा के समीकरण में हमने दो समीकरण देखे। सबसे पहले देखा एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, तो इसका समीकरण था सदिश r बराबर सदिश a प्लस लैम्डा वेक्टर b, जिसमें ये किसी बिंदु a से जा रही थी जिसका स्थिति सदिश सदिश ए था, और ये दिए गए अनादर सदिश सदिश बी के क्या थी, समांतर थी। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा, फिर इसके साथ ही आपने देखा दो बिंदु से होकर के जाने वाले सदिश का समीकरण। ये दो बिंदु जिसका पहले का सदिश सदिश ए था और दूसरा बिंदु बी जिसका दूसरे का सदिश सदिश बी था, से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण आर बराबर सदिश ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और इनके मैंने आपको कार्तीय समीकरण भी बताए। इनके कार्तीय समीकरण बताए थे मैंने। पहले वाले का जो कार्तीय रूप था, फर्स्ट वाले का, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाले का कार्तीय समीकरण आपने देखा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और दूसरे वाले का जो कार्तीय समीकरण था वो था x माइनस एक्स वन अपॉन ए की जगह दिक अनुपात x2 माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन दिक अनुपात y2 माइनस वाई वन, और z माइनस जेड वन अपॉन दिक अनुपात z2 माइनस जेड वन। ये आपके दिक अनुपात इस तरीके से आ गए थे, ये समीकरण बन गया था। आज हम पढ़ना चाहते हैं, आज हमारा टॉपिक है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण। देखिए बेटा, क्या कंडीशन बनेगी, सिंपल है। आपके पास ये एक रेखा है, मान लीजिए इस पहली रेखा का नाम है वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1। मतलब इस सदिश की जो दिशा है वो किसके अनुदिश है, b1 सदिश के, इस रेखा की दिशा। और दूसरी जो रेखा है वो इस तरीके से आ रही है जिसके समांतर सदिश b2 है। तो b2 r, दूसरी रेखा का समीकरण वेक्टर r बराबर a2, वेक्टर r बराबर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2, ये दूसरा सदिश हो गया। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच का कोण आपको थीटा पता करना है। तो आपको हमने बताया था जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था। अब ध्यान से देखिए, जो इन सदिशों के बीच का कोण होगा, जो इन रेखाओं के बीच का कोण होगा, ये इनके समांतर सदिशों के बीच का भी तो कोण ही बनेगा। क्योंकि जब ये रेखाएं इसके समानांतर हैं, ये सदिश समानांतर हैं, तो इनके बीच का कोण भी कितना बनेगा, थीटा। मतलब इनडायरेक्टली जो हमारा थीटा एंगल होगा वो हम रेखाओं के बीच का कोण जो निकालना चाहते हैं वही क्या बनेगा, इनके सदिशों के बीच का कोण, मतलब इनके दिशात्मक घटकों के बीच का कोण। मतलब एंगल जो होगा आपके पास में, जो कोण होगा वो होगा एंगल इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन लाइंस, वो हिंदी में पढ़ रहे हैं हम लोग, रेखाओं के बीच का कोण, के बीच कोण बराबर सदिश b1 तथा b2 के बीच कोण। क्लियर है, सदिश b1 तथा b2 के बीच का कोण। तो चलिए b1 और b2 के बीच का कोण किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, दो सदिश के बीच का कोण मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b। इसी तरीके से यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉड वेक्टर b1 डिवाइड इंटू मॉड वेक्टर b2। अब दोनों के सदिश, ये मुख्य इनका फॉर्मूला हो गया कोण निकालने का। ओके, ये इनके दोनों के दिशात्मक सदिश, और नीचे उनका क्या है, मॉड है। नीचे क्या उनका मॉड है, ये b1 मॉड है, b2 मॉड है। चलिए फॉर्मूला, यदि अब आप इसका कार्तीय रूप बना लीजिए। कौन सा रूप बना लीजिए, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप बनाएंगे तो पहला जो सदिश आएगा वो कितना, कैसा आएगा, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इंटू दूसरा जो दिशात्मक सदिश आएगा वो आएगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इंटू अंडर रूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस कितना, c2 स्क्वायर। यहाँ पे चलेगा cos थीटा। क्या चलेगा, cos थीटा। तो ये दोनों सदिशों के बीच का क्या हो गया बेटा, कोण हो गया। आप इसको और ज़्यादा यदि मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट पता है क्या हो जाएगा, आई कैप का आई कैप से 1 हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2
स्क्वायर। ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण बन चुका है कार्तीय रूप में। किस रूप में? कार्तीय रूप में। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण कितने डिग्री होगा? 90। और cos 90 का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी कि 0 इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ये वाला पहला वाला, अंडर रूट दूसरा वाला। अब 0 के साथ देखिए, ये दोनों 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 0। तो कंडीशन बनेगी 0 इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। मतलब कंडीशन बन गई A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ये किसकी कंडीशन बनी है बेटा? लंबवत होने की। दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत हैं या परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन बनेगी। क्लियर? और अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं तो दोनों के सदिश समानांतर होंगे। मतलब B1 जो होगा B2 के क्या होगा? समानांतर होगा। तो आपको कंडीशन बताई थी कि अगर B1 पैरेलल टू B2 होता है तो कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अगर ये कंडीशन फिट होगी तो सदिश क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेखाओं का समांतर होना एवं लंबवत होना। देखिए बच्चों, आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया गया था कि अगर कोई रेखा है, कोई सदिश है जिसका सदिश रूप वेक्टर r इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होता है, तो यदि इसका इकाई सदिश निकाला जाए, इकाई सदिश निकाला जाए तो इकाई सदिश सदिश r का जो बनेगा वो बनेगा वेक्टर r अपॉन मॉड r। ये कहलाएगा r कैप। क्या कहलाएगा? r कैप। और ये क्या बन जाएगा आपके पास में? ये बन जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू कितना? के कैप। तो ये जो पहला टर्म है बेटा इसको L कहेंगे, दूसरे को M कहेंगे और तीसरे को N कहेंगे। तो ये वेक्टर बन जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है ना? तो ये जो वेक्टर कंप्लीट निकल करके आएगा वो बनेगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये जो आपके ये जो टर्म निकल रहे हैं ये इकाई सदिश के लेंथ कंपोनेंट है। मतलब यहाँ का जो वेक्टर बनेगा पूरे वेक्टर के लेंथ कंपोनेंट क्या होंगे? ए बी सी। अगर पूरा वेक्टर की बात की जाए तो समग्र वेक्टर के जो लंबाई के घटक होंगे वो क्या होंगे? ए बी और सी, जिन्हें आप बोलते हैं दिक् अनुपात। इन्हें आप बोलते हैं दिक् अनुपात। ठीक है ना? बट यदि इकाई सदिश के जो घटक होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके एल एम एन। क्या कहलाएंगे? एल एम एन। तो एल एम एन आपके पास कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो आपको एल की वैल्यू पता चल चुकी है, एम की वैल्यू पता चल चुकी है। तो एल क्या होता है? एल इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ध्यान से देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू ए, और ये जो क्या है? ये पूरे सदिश की लंबाई है। ध्यान से देखिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? आर का परिमाण होगा, आर का परिमाण। तो आप लिख सकते हैं एल इक्वल टू ए अपॉन आर। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एल इंटू आर। यानी एक कदम के सदिश में यदि आप पूरे कदम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा सदिश मिल जाएगा। ए बराबर एल आर। इसी तरीके से एम इक्वल टू बी अपॉन आर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू एम आर। एंड एन इक्वल टू सी अपॉन आर, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन आर। ठीक है ना? मतलब कि इकाई सदिश का अगर आप आर कदम फोल्ड कर दोगे, आर गुना कर दोगे तो आपको संपूर्ण सदिश मिल जाएगा। आधा नहीं मिलता था बच्चों, आधा नहीं मिलता था, इकाई सदिश मिलता था। जैसे यहाँ पर मान लो ये है तो एक कदम का सदिश मिलता था। एक कदम के सदिश को बोलते हैं इकाई सदिश। ठीक है ना? तो इकाई सदिश के जो लंबाई के भाग बनते हैं वो बनते हैं एल एम एन। क्या बनते हैं? एल एम एन बनते हैं। और पूर्ण सदिश के जो भाग बनते हैं वो बनते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इसके दिक् अनुपात ए बी सी बनते हैं। यस, ये हो गई बात। तो बच्चों मैं ये बता रहा था, जो आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर
इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये A1 अपॉन, इसको लिख सकते हो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसी तरीके से अगले में B1 B2 में बांट दोगे तो B1 अपॉन बड़ा वाला रूट और B2 अपॉन सेकेंड वाला रूट। क्लियर? इसी तरीके से C1 बाई C2 में C1 अपॉन एक रूट टर्म आ जाएंगे एंड दूसरा C2 अपॉन एक रूट के टर्म आ जाएंगे। अब ध्यान से देखो ये क्या है बेटा, ये पहली रेखा की दिक को ज्या है L1, क्या है ये L1। दूसरी क्या लिखी है L2, दूसरी लिखी है M1 और ये लिखी M2, फिर क्या लिखा है N1 और N2। मतलब एक और हमारे पास फॉर्मूला बन गया cos थीटा इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। क्लियर? ये हो गया। अब इसमें भी हम बना सकते हैं किसकी शर्त, समांतर होने की शर्त। तो समांतर होने की शर्त क्या होगी, देखिए L1 अपॉन L2 इक्वल टू M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये समांतर होने की शर्त है कि दो रेखाएं अगर समांतर होंगी तो उनके जो दिक् कोज्याएं होंगी वो समानुपाती होंगी। क्या होंगी? समानुपाती। और अगर लंबवत कर देंगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगी कंडीशन, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना, 0। तो ये हो गई समांतर होने की शर्त। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हमारा रेखा, सरल रेखा फिनिश हो जाता है। चलिए अब इसको नोट करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। धन्यवाद।
चलो शट डाउन कर दो, अब चलेंगे तो ऑल्ट F4 से शट डाउन किया करो, बन जाता है। हाँ, अरे नहीं मैं नहीं नहीं, हाँ करो करो।